वैसे तो हिंदुस्तान में मुगलों से यहाँ के राजाओं ने कई सारे युद्ध लड़े और हर युद्ध में ये पता चल जाता था कि जीत किसकी हुई। युद्ध ऐसा लड़ा गया अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी में, जहां आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि वास्तव में वहां जीता कौन था। क्या यहाँ जीत अकबर की हुई थी या महाराणा प्रताप की, या हुआ कुछ और था और बताया कुछ और गया। आइए इसे गहराई से समझते हैं। 16th सेंचुरी ये वो टाइम पीरियड था जब भारत में पॉलिटिकल अस्थिरता थी, राज्यों में टकराव और अलायंसेस अपने पीक पर थे, और इसी टाइम पीरियड में मुगल सम्राट अकबर भारत में अपना साम्राज्य फैला रहे थे। उनका एक ही मकसद था, भारत के हर कोने पर कंट्रोल करना और अपना पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस बनाना। और वो उत्तर में पैर जमाने के बाद बढ़ते हैं भारत के दूसरे राज्यों की तरफ, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट बनता है भारत का एक छोटा सा राज्य जिसका नाम था मेवाड़। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, मांडू और चंदेरी के आसपास का जो एरिया है वो उस टाइम मेवाड़ के अंदर आते थे। और ये मेवाड़ एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जहां से गुजरात, मालवा और मारवाड़ को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि गुजरात समंदर से जुड़ा हुआ पार्ट था जहां से पूरे भारत का व्यापार होता था, और मालवा एक ऐसा क्षेत्र था जहां की जमीन उपजाऊ थी, जहां से अच्छी पैदावारी होती थी, जिससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। और इन सब पर कंट्रोल करने के लिए अकबर को मेवाड़ जीतना जरूरी था, लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना लगता था, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्ट्रक्चर काफी अलग थी। अरावली की पहाड़ियां, घने जंगल और पथरीली घाटियां थी, लेकिन इसके बावजूद अकबर ईयर 1568 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, और वहां के जो राजा थे महाराणा उदय सिंह जी, वो चित्तौड़ किले को छोड़कर उदयपुर की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये पहाड़ियां घने जंगल और पथरीली घाटियों से घिरी हुई थी, जहां किसी को भी ढूंढना और पकड़ना उतना आसान नहीं था। इसीलिए महाराणा उदय सिंह जी यहीं से अपना शासन चलाते हैं, क्योंकि जो मैदानी इलाके थे उन पर ऑलमोस्ट अकबर का कब्जा हो चुका था। पर मेवाड़ का जो राजवंश था वो अपने स्वाभिमान, स्वतंत्रता और वीरता के लिए जाना जाता था, और इसी राजवंश में कुंभलगढ़ किले में जन्म होता है महाराणा प्रताप का। इन्हीं पहाड़ियों में उनका बचपन बीतता है, और वहीं से उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की नीति सीखी, जो अपने पूर्वजों राणा सांगा और राणा कुंभा जैसे वीर योद्धाओं की कहानियां सुनकर बड़े हुए। महाराणा प्रताप उदय सिंह जी के बड़े बेटे थे, जिनमें राजा बनने की हर एक क्वालिटी थी, लेकिन महाराणा उदय सिंह अपने प्रिय पत्नी के बेटे जगमाल को राजा बनाना चाहते थे, जबकि महाराणा प्रताप उनकी दूसरी पत्नी के बेटे थे। फिर ईयर 1572 में महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, और जब उनका दाह संस्कार हो रहा होता है तब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अगला राजा कौन बनेगा, जबकि उदय सिंह जी ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उस समय वहां एक सरदार मौजूद थे जिनका नाम था रावत कृष्णदास चुंडावत। वो ये सब सुनकर भड़क उठते हैं और उसी टाइम अपने रक्त से महाराणा प्रताप का राज तिलक कर देते हैं और उनको मेवाड़ का राजा डिक्लेयर कर देते हैं। और वास्तव में मेवाड़ की जनता भी यही चाहती थी, क्योंकि जगमाल राजा बनने योग्य नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि राज तिलक करने वाले कृष्णदास चुंडावत कौन होते हैं, जबकि उत्तराधिकारी तो उदय सिंह जी पहले ही जगमाल को घोषित कर चुके थे। तो उस समय मेवाड़ में राव चुंडा के समय से एक परंपरा चली आ रही थी कि मेवाड़ में हर अगले राजा का राज तिलक चुंडा के वंशज ही करेंगे, और एक कृष्णदास चुंडावत इन्हीं के वंशज थे। राज तिलक के साथ साथ इनके पास कुछ विशेष अधिकार भी थे, जैसे मेवाड़ की सेना के सेनापति हुआ करते थे, और राज्य के हर बड़े फैसले में राजा के साथ इनकी सहमति जरूरी थी। और अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि जब चित्तौड़ में जो राज तिलक हुआ था वो एक चुंडावत ने ही अपने खून से किया। अब महाराणा प्रताप राजा बन चुके थे, और ये सुनकर उनका भाई जगमाल अकबर से जाकर मिल जाता है, क्योंकि वो मेवाड़ का राजा नहीं बन पाया था। और जैसे ही ये बात महाराणा प्रताप को पता चलती है, वो युद्ध की रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो अपने पिता की ही तरह उदयपुर की भौगोलिक स्थिति का आकलन करते हैं, लेकिन वो अपने पिता से एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसे रिसोर्स को ढूंढ निकालते हैं जो आगे चलकर मुगल सेना पर काफी भारी पड़ता है। और इस रिसोर्स का यूज इससे पहले किसी भी और महाराणा ने कभी नहीं किया था। इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। अब इस बार अकबर सीधे युद्ध न लड़कर डिप्लोमेसी के जरिए मेवाड़ को अपने अधीन करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो अपने दरबार में से एक एक कर अपने 4 खास लोगों को भेजता है, जिनमें पहले थे जलाल खान कुरेची, फिर मान सिंह, बाद में राजा भगवंत दास और लास्ट में टोडरमल। और वहां जाकर वो अकबर की कुछ डिमांड्स रखते हैं, जैसे महाराणा प्रताप को मुगल कोर्ट में आना होगा और पेमेंट ऑफ ट्रिब्यूट देना होगा, जिसे सिंपल लैंग्वेज में नजराना कहते हैं। और उस समय यह नजराना अक्सर छोटी या कमजोर रियासत के राजा द्वारा
किसी बड़ी और शक्तिशाली सम्राट को दिया जाता था। इसके पीछे कुछ खास वजह होती थी ताकि उन्हें उस सम्राट से सुरक्षा मिल सके, उनके राज्य पर आक्रमण ना हो और उससे अपनी वफादारी दिखाकर उनके साथ एक सेफ संबंध बनाया जा सके। एक और डिमांड थी कि महाराणा प्रताप मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करें, जैसे कि बाकी कई राजपूत राजाओं ने किए थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने इन डिमांड्स को सीधे तौर पर ठुकरा दिया और इनमें से एक डिप्लोमेट थे मानसिंह। इनके साथ बैठकर तो महाराणा प्रताप ने भोजन तक नहीं किया था और इन डिमांड्स को रिजेक्ट करने का मतलब था सीधे अकबर से टक्कर लेना, जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, एडवांस हथियार थे, बंदूकें और तोपें थी और जिसके साथ राजस्थान के ऑलमोस्ट सभी राजा थे। वहीं महाराणा प्रताप के पास एक छोटी सी सेना और पहाड़ी इलाके और वो एक रिसोर्स था जिसकी बात मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले की थी। अब अकबर युद्ध की तैयारियां शुरू कर देते हैं और इधर महाराणा प्रताप भी अपने उस रिसोर्स पर काम कर रहे थे जिसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी। और वो रिसोर्स थे वहां के भील ट्राइब्स जो उदयपुर की पहाड़ियों में रहते थे और जिनका हथियार था तीर कमान, और वो यहाँ के किंग थे। वो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। इन्हें पहाड़ियों के रास्ते, दर्रे, घाटियां, गुफाएं और छुपने की सुरक्षित जगह, इन सब की अच्छी तरह से जानकारी थी। इसके अलावा इनके पास लड़ने की एक कला थी जिसे गुर्रिल्ला युद्ध कहते हैं, जिसमें ये खुले मैदान में युद्ध करने के बजाय छुपकर, अचानक और छोटी छोटी टोलियों में हमला करते हैं। और अगर दुश्मन का पलड़ा भारी हो तो अपने सुरक्षित स्थान पर जाकर अपना बचाव भी कर लेते थे। लेकिन उस समय ये भील अलग अलग ग्रुप्स में रहते थे और आपस में ही लड़ते थे। हर ग्रुप्स का अपना एक सरदार होता था। अब प्रताप इनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए मिलना चालू करते हैं और एक एक कर इनको इकट्ठा करते हैं और इन सरदारों को अपने राज दरबार में स्थान भी देते हैं। इसी के साथ मेवाड़ के राज चिन्ह में भी इनको स्थान दिया गया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेवाड़ का राज चिन्ह है जहाँ एक भील सैनिक को राजा के साथ तीर और कमान के साथ दर्शाया गया है। इस तरह से वो इन्हें अपनी सेना में भी शामिल कर लेते हैं, जो शायद मेवाड़ में पहले किसी राजा ने नहीं किया था। और इस तरह से प्रताप अकबर के खिलाफ अपनी एक छोटी सी सेना और एक छोटी सी रणनीति तैयार कर लेते हैं। इधर अकबर भी युद्ध की योजना बनाने के लिए अपनी सेना लेकर अजमेर पहुंचते हैं और हमेशा से अकबर की युद्ध लड़ने की एक स्ट्रेटजी रही है कि युद्ध लड़ने में वो खुद न जाकर अपने दरबार में से किसी एक को सेनापति बनाकर अपनी सेना भेजता है। वैसे अकबर के पास कई सेनापति थे, जैसे आसफ खान, शहबाज खान और कई राजपूत राजा। लेकिन यहाँ अकबर ने मानसिंह को प्रमुख सेनापति बनाया और आसफ खान को उप सेनापति। और ये वही मानसिंह थे जो डिप्लोमेट बनकर मेवाड़ गए थे और प्रताप ने इनके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया था। लेकिन मानसिंह भी कोई आम योद्धा नहीं थे। अकबर ने ऐसे ही उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी थी। मानसिंह ने अकबर को बंगाल, ओडिशा और दक्कन जैसे राज्य जीत कर दिए थे। और जब अकबर के खिलाफ अफगानिस्तान में विद्रोह हुआ तो उसे भी मानसिंह ने ही जाकर कुचला था और अकबर ने भी मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है बेटा। इधर जैसे ही महाराणा प्रताप को सूचना मिलती है, वो तुरंत अपनी सेना को तैयार कर लेते हैं। उनको अपनी सेना की काबिलियत पता थी कि उनकी सेना में जो गुरिल्ला युद्ध करने वाले भील सैनिक हैं, वो खुले मैदान के बजाय पहाड़ियों में युद्ध करने में ज्यादा माहिर हैं, जिसका कि जिक्र मैंने पहले किया था। अब प्रताप का प्लान था कि आती हुई मुगल सेना को एक ऐसी जगह रोका जाए जहां से उन पर हर तरह से हमला हो सके। और इसके लिए प्रताप ने चुनी एक ऐसी जगह जहां हर तरफ पहाड़ियां, दर्रे और सकड़ी घाटियां थी, जहां युद्ध घाटी के बीच में होगा और गुरिल्ला युद्ध करने वाले भील सैनिक आसपास की पहाड़ियों में छुपकर मुगल सेना पर हमला करेंगे। अब मेवाड़ सेना को मुगल सेना के सामने एक बहुत ही पावरफुल रणनीति की जरूरत थी, जिसके लिए मेवाड़ सेना की स्ट्रेटजी ये थी कि फ्रंट में रहेंगे कृष्णदास चोंडावत, जो कि उनका अधिकार था और जो कि मैंने आपको पहले बताया था। राइट विंग को लीड करेंगे ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर, जो कि एक राजपूत थे और मुगल विरोधी भी थे, क्योंकि अकबर ने इनको राजा के पद से हटा दिया था। और लेफ्ट विंग को लीड करेंगे जालाबिदा मानसिंह, जो मेवाड़ की ही एक रियासत के राजा थे और आगे जाकर ये महाराणा प्रताप के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं, जो भी आपको जल्दी आगे समझ में आएगा। और इनके साथ थे भील सेना के सरदार राणा पुंजा, और इनके साथ थे गुरिल्ला युद्ध करने वाले भील योद्धा। और सेना को कमांड करेंगे हकीम खान सूर, जो एक मुस्लिम योद्धा थे और शेर शाह सूरी के वंशज थे, जो अकबर से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि अकबर ने शेर शाह सूरी को हिंदुस्तान से हटा दिया था और महाराणा प्रताप खुद सेंटर में थे। अब इस स्ट्रेटजी में हर कोई अपने पर्सनल बदले के लिए अकबर से फाइट कर रहा था, और जब युद्ध व्यक्तिगत बन जाए तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और इधर मुगल सेना की स्ट्रेटजी ये थी कि सेना के सेंटर में रहेंगे मानसिंह, सेना की फ्रंट सैनिकों को लीड करेंगे सैयद हसीमो बरहा, लेफ्ट विंग को गाजी खान और राइट विंग को सैयदो बरहा। ये अकबर की सेना के सबसे
ताकतवर कमांडर थे। ये तो थे सेनाओं के मुख्य कमांडर के नाम, लेकिन एग्जैक्ट दोनों सेनाओं में कितने सैनिक थे ये आपको अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जो खुद इस युद्ध के मैदान में मौजूद था, एआई बदायूनी, जो एक हिस्टोरियन और राइटर थे और अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। उनके अकॉर्डिंग मुगल सेना महाराणा प्रताप की सेना से 2 गुनी थी। और भी जो दूसरे रिलायबल सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग मुगल सेना प्रताप की सेना से काफी बड़ी थी। अब प्रताप की सेना मेवाड़ की ओर आती हुई मुगल सेना को उस डिसाइडेड जगह पर रोक देती है जिसका नाम था हल्दी घाटी और दिन था 18 जून 1576। दोनों ही सेनाएं लड़ने के लिए आमने सामने थी। अब युद्ध की शुरुआत में मेवाड़ की सेना और मेवाड़ के भील सैनिक मुगल सेना पर जबरदस्त हमला करते हैं और भील सैनिक की इस गुरिल्ला टेक्निक को देखकर मुगल सेना डर के मारे पीछे हटने लगती है। अब मुगल सेनापति मानसिंह अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से सेना की सबसे ताकतवर सैनिक टुकड़ियों को फ्रंट पे भेजते हैं। फिर भी मेवाड़ी सेना को भारी पड़ता हुआ देखकर मुगल सेना वो स्ट्रेटजी काम में लेती है जो राजपूतों की हमेशा से कमी रही है। राजपूत हमेशा अपने मोरल्स को ऊपर रखकर लड़ते थे, जबकि मुगलों का सिर्फ एक ही मकसद था, केवल युद्ध जीतना, चाहे कैसे भी जीता जाए। अपने इसी मोरल को यूज करके मुगल सेना का एक कमांडर मेहतर खान सेना में एक अफवाह फैला देता है कि खुद बादशाह अकबर इस युद्ध में लड़ने आ रहे हैं। इससे मेवाड़ की सेना का मनोबल टूटने लगता है और खुद महाराणा प्रताप भी साथ ही साथ घायल होने लगते हैं और वो अपने घोड़े को लेकर सीधा मानसिंह के हाथी की ओर बढ़ते हैं। अब प्रताप सीधे मानसिंह के सामने चले जाते हैं और उनका घोड़ा एक उछाल मारकर अपने दोनों पैर हाथी की सूंड पर रखकर खड़ा हो जाता है ताकि महाराणा प्रताप अपने भाले से सीधा मानसिंह पर वार कर सके। अब इसी बीच होता क्या है कि हाथी के दांत से घोड़े का एक पांव घायल हो जाता है और मानसिंह की जगह भाला हाथी को चलाने वाले मोहम्मद को लगता है और वो मारा जाता है और मानसिंह बच जाते हैं। और अब मुगल सेना प्रताप को चारों तरफ से घेर कर हमला करने लगती है। उस टाइम झालाबीदा मानसिंह प्रताप के मुकुट और राज चिन्ह को पहनकर मुगल सेना में घुस जाते हैं और लड़ते हुए मारे जाते हैं। इससे मुगल सेना को लगा कि महाराणा प्रताप मारे गए, लेकिन जब सच सामने आता है तो मुगल सेना के होश उड़ जाते हैं कि जो मारे गए हैं वो महाराणा प्रताप नहीं बल्कि झालाबीदा मानसिंह थे, जिन्होंने उनके मुकुट और राज चिन्ह को धारण कर रखा था। अब यहाँ सवाल उठता है कि वास्तव में यहाँ जीता कौन था, मेवाड़ की सेना जिसके लिए झालाबीदा मानसिंह कुर्बान हो गए थे, या फिर मुगल सेनापति मानसिंह जो महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए। अब यहाँ मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये सभी अलग अलग हिस्टोरियन के कंक्लूजन है जिन्हें आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखे हैं और इसमें कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के.जी. शर्मा ने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसका कंक्लूजन था कि इस युद्ध में ना अकबर जीते और ना महाराणा प्रताप हारे, लेकिन जब हम मोरली और स्ट्रेटेजिकली देखते हैं तो जीत प्रताप की मानी जाती है, क्योंकि युद्ध के मैदान से पहाड़ी इलाके में जाना उनकी एक सोची समझी रणनीति थी, मुगल सेना को पहाड़ी इलाके में खींचने की। वहीं मुगल सेनापति मानसिंह चाहते तो वो प्रताप का पीछा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके मन में भी डर था पहाड़ियों में छुपी हुई प्रताप की सेनाओं का। ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स टोड ने भी अपनी किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा कि ये युद्ध निर्णायक नहीं था। मुगल सेना युद्ध के मैदान में टिकी रही लेकिन प्रताप को झुका नहीं पाई। दोनों पक्षों का भारी नुकसान हुआ। पर्शियन सोर्सेस जैसे अकबरनामा, बदायूनी और तबकात अकबरी के मुताबिक भी मुगलों ने युद्ध भूमि पर कब्जा तो किया लेकिन प्रताप को पकड़ नहीं पाए और उनका संघर्ष जारी रहा। अब यहाँ आप क्या सोचते हैं, क्या प्रताप जीते थे या फिर अकबर? उसे आप कमेंट में शेयर जरूर करें और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी शेयर करना ना भूलें।